गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 6 मई और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को फॉर करंट अफेयर्स। वील मार्क द न्यूज़पेपर फॉर द पर्पसेस ऑफ कमिंग क्लैट एलएलबी एग्जामिनेशन, एलिट, judiciary examination as well as APO examination. So keeping in mind law से related different examination जो आप लोग दे सकते हैं after your class 12th for a law school, या वो examination जो आप लोग for career दे सकते हैं after you've completed your law school, उन सब के लिए हम लोग न्यूज़पेपर को जल्दी से मार्क करेंगे कि क्या क्या आज के 6 मई के न्यूज़पेपर में हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है। As I always tell you students कि आप लोगों को पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में मैक्सिमम 1 से 1.25 घंटा लगना चाहिए। इफ यू आर स्पेंडिंग एनीथिंग मोर देन दैट, if you are spending 1.5 hour only on the videos of the newspaper and then reading newspaper, I think you are wasting your time. Please do not do that. चलिए जी, आज के पेपर को मार्क करते हैं। हम लोग को देखने को मिलता है कि परसों शाम को सारे रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए थे। इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्शंस हुए थे, जिसमें दो बहुत ही प्राइम जगहें हैं या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए हैं, दैट इज बंगाल एंड तमिलनाडु। वैसे तो केरल और आसाम जैसे भी राज्यों में चुनाव हुए थे, बट न्यूज़ के सेंस में बंगाल और तमिलनाडु ज़्यादा रेलेवेंट रहे हैं हमारे लिए। अब यहाँ पे हमको एक नाम देखने को मिल रहा है, शुवेंदु। जैसे शुवेंदु अधिकारी, ये हमको सामने देखने को मिल रहे हैं। ये पहले ममता दीदी की ही पॉलिटिकल पार्टी में हुआ करते थे, देन ही स्विच्ड ओवर टू बीजेपी, और अब ये बीजेपी का फेस कई साल से हमको देखने को मिल रहे हैं in Bengal, and he is not only defeated ममता बनर्जी जी सीट में, बल्कि अब ये चीफ मिनिस्टर के सबसे प्रबल दावेदारों में से भी एक माने जा रहे हैं। लेट्स सी कि बीजेपी इनको अपना बंगाल का चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करती है कि नहीं करती है। सो डेफिनेटली ये न्यूज़ हमारे लिए रेलेवेंट है, ये आप लोगों को पढ़नी चाहिए। ममता दीदी जो कि एक 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल रही हैं, शी हैज लॉस्ट द इलेक्शन, ये भी हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़, इसी छोटी सी न्यूज़ इसी पेज पे, वियतनामीज प्रेसिडेंट टो लैम, TOLAM, on a 3-day visit to India. So definitely आपको वियतनाम के राष्ट्रपति जी का नाम मालूम होना चाहिए, हिंदुस्तान के दौरे पर आए हैं, becomes relevant for us, तो definitely काम का है। इसी फ्रंट पेज पे एक और बहुत रेलेवेंट न्यूज़ है जो हमारे बिल्कुल प्रीलिम्स में, क्लैट में, एलिट में पूछी जा सकती है। Bench strength of Supreme Court to rise to 38. The cabinet cleared a proposal for introducing the Supreme Court number of judges Amendment Bill 2026 in Parliament to increase the court strength from existing 34 to 38. तो ये याद रखिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत रेलेवेंट हो जाती है। अब 34 से 38 जजेस हो जाएंगे जब ये एक्ट बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस, एंड दिस कैन आल्सो बी रेड एज 37 + 1। 37 + 1 से मेरा मतलब है 37 जस्टिसेस एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो अब ये 33 + 1 है, तो ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए काम का हो जाता है। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, मार्क करके रखिए इसको। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे को तमिलनाडु के जो अगले चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं उनका नाम देखने को मिल रहा है, दैट इज तमिलगा वेट्टी कज़गम। टीवी के चीफ विजय, जोसेफ विजय, जो कि एक साउथ तमिल फिल्मों के सुपरस्टार हैं। एंड हमारे को देखने को मिल जा रहा है कि ये एक्चुअली पेरियार साहब हैं, जिनकी दी हुई आइडियोलॉजी पे तमिलनाडु की पूरी पॉलिटिक्स करीब 7-8 दशक से चलती चली आ रही है। अब नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ पेरियार साहब, बट आई वुड सजेस्ट दैट आप सबको मालूम होना चाहिए पेरियार कौन थे और पेरियार की तमिलनाडु पॉलिटिक्स में इतनी ज़्यादा रेलेवेंस आज भी क्यों है। सो यू शुड नो कि द्रविड़ मूवमेंट या उनकी वो जो सोच थी वो क्या थी, रेलेवेंट हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। SIR मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली पिछले कुछ महीनों से बताता चला आ रहा हूँ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो करा गया है, जो जिसमें चेंजेस करे गए हैं इन द वोटर लिस्ट, इलेक्टोरल रूल्स, तो ये डेफिनेटली अपने लिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है कि SIR क्या है। अब बंगाल में चुनाव हो चुका, पर अब SIR इतना शायद डिस्कस नहीं होगा, बट ये एग्जाम की नज़र से अभी भी बहुत रेलेवेंट है हमारे लिए। आगे चलते हैं। ये सारी न्यूज़ हमारे रेलेवेंट नहीं है एग्जाम की नज़र से। उत्तर प्रदेश, आई वुड want you to read this, ये डेफिनेटली आप लोग के लिए काम का हो जाता है। Prehistoric settlements to colonial buildings, UP expands protected site.
स्पेशली अगर आप उत्तर प्रदेश का जुडिशरी या एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। सो 1000 बिफोर क्राइस्ट एंड कुषाण पीरियड, अब जिन लोगों ने एक्चुअली पढ़ रखा हो कि कुषाण पीरियड क्या था, या आज से 3000 साल पहले 2000 साल पहले कौन सी साइट्स थी, अगर आपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो शायद आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि मैं किसकी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, किस टॉपिक की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए ये आर्टिकल स्पेशली जो जुडिशरी का या एपीओ का यूपी का एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली रेलेवेंट है कि यूपी में किस तरीके से ये हिस्टोरिक साइट्स को डेवलप करा जाएगा, कैसे हिस्टोरिक साइट्स को, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को डेवलप करा जाएगा, विच विल बी रेलेवेंट फॉर टूरिज्म पर्पसेस एज वेल, टूरिज्म पर्पसेस एज वेल। प्लीज उसको रीड करिए, ये आप लोग के लिए काम का है। नेक्स्ट, ये सारी नॉट रेलेवेंट फॉर अस, ये हमने अभी मार्क करी थी। सुप्रीम कोर्ट कैबिनेट अप्रूव्स बिल टू इंक्रीज सुप्रीम कोर्ट जजेस स्ट्रेंथ फ्रॉम 34 to 38, रेलेवेंट फॉर अस। नाउ ये एक टॉपिक है जो मैं आप लोगों को कंटिन्यूअसली मार्क कराता चल रहा हूं। ये सबरीमाला केस में एक रिव्यू आज की डेट में हमारे को देखने को मिल जा रहा है। ये पर्टिकुलर रिव्यू करा जा रहा है, डिस्कशन इन फ्रंट ऑफ अ 9 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिव्यू हो रहा है सबरीमाला का। सबरीमाला एक मंदिर है जो कि केरला में पड़ता है, बहुत ज्यादा मान्यता का मंदिर है। उस पर्टिकुलर मंदिर पे पहले एक पर्टिकुलर जजमेंट आ चुका, मंदिर इन द सेंस मंदिर की में कौन दर्शन कब कर सकता है कब नहीं कर सकता, महिलाओं से रिलेटेड ये एक ऐसा फैसला आया था। अब इस पे एक रिव्यू करा जा रहा है, फिर से ही अपने आप में पूरा का पूरा सुनवाई हो रही है। Whenever this judgment comes out, this is going to be a very very landmark judgment for India. Article 14, 19, 21, 25 कई आर्टिकल्स को ये टच करता हुआ एक जजमेंट होगा, डेफिनेटली हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल नॉट वेरी रेलेवेंट, आगे चलते हैं हम लोग। जैसे मैं आप लोग को हमेशा कहता हूँ, जरूरी नहीं कि सारी न्यूज हमारे लिए एग्जाम में रेलेवेंट हो। सब पॉलिटिक्स, ऑल दिस इज पॉलिटिक्स, नॉट रेलेवेंट फॉर अस। हम इन सारे टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं। नाउ मर्जर और डिफेक्शन। नाउ ये टॉपिक मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ डिस्कस करा था। राघव चड्ढा जी जो कि राज्यसभा के एमपी थे आम आदमी पार्टी के, इन्होंने अपने साथ और एमपीस का एक ग्रुप बनाया जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर थे, जिसमें हमारे को अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, ऐसे कुछ प्रोमिनेंट नेम्स भी देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे लोग मूव कर गए एंड दे जॉइंड बीजेपी इन राज्यसभा। अब क्या ये इन्होंने मर्जर कर दिया है अपनी पार्टी का, या ये डिफेक्ट कर गए? डिफेक्ट होता है कि एक पार्टी से आप चुने गए थे और आप उस पार्टी से चुनने के बाद दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। सो क्या पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? सो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जा रहा है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी की मुलाकात हो रही है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से। क्या ये मुलाकात रेलेवेंट है? आंसर इज नो। बट मर्जर है या ये डिफेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये क्या कॉन्सेप्ट है, दैट इज रेलेवेंट फॉर अस। यू मस्ट रीड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। बाकी अगेन नॉट रेलेवेंट आर्टिकल्स फॉर अस। देन editorial page पे definitely for CLAT aspirants, for elite aspirants, left needs to find a new vocabulary for economy of aspiration. So basically हमारे को यहाँ पे बात करी जा रही है कि हिंदुस्तान में राजनीति जो है उसमें कम्युनिज्म का, लेफ्ट पार्टियों का क्या रोल है, उनकी क्या सोच रही है और कैसे अब वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी या इकोनॉमिक एस्पिरेशन से मीट नहीं करती। जो लोगों को नहीं आइडिया कि मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं या कम्युनिज्म की सोच रखने वाली जो पार्टियां हैं उनको हम लोग लेफ्ट पार्टीज कहते हैं। जो बंगाल में, केरला में, कुछ वक्त पहले तक त्रिपुरा में रेलेवेंट हुआ करती थी, आज की डेट में दे आर इन शम्बल्स, काफी ज्यादा बुरी स्थिति उनकी हो रखी है पॉलिटिकली। सो उस पे एक आर्टिकल है, डेफिनेटली अ गुड आर्टिकल टू रीड, यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल। Next, not relevant articles. Must read this. RAI question. How to become producer of intelligence rather than its tenant. So AI को किस तरीके से ह्यूमन ब्रेन चलाए या मैनेज करे, नॉट दी अदर वे अराउंड, ये उसके बारे में आर्टिकल है। डेफिनेटली डेफिनेटली रेलेवेंट अगर आप जुडिशरी या एपीओ दे रहे हैं तो एसए की नजर से, और क्लैट या एलिट, so definitely relevant for us
फॉर टिक करने के पर्पसेस के लिए, बिकॉज इस इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, काम की चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं इसमें। एंड प्लस याद रखो क्लैट का पेपर पूरा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड अब हो चुका है, सो अनलेस वी आर गुड एट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट वी मे मेक मिस्टेक्स। तो रीड करिए आप इस आर्टिकल को। बाकी नॉट रेलेवेंट। बिग पिक्चर में विजय ब्लॉकबस्टर, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट जोसेफ विजय, जो कि चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं तमिलनाडु के, सुपरस्टार हैं तमिल फिल्मों के। डू वी नीड टू रीड दिस आर्टिकल? आई वुड सजेस्ट नो, आप इस आर्टिकल को स्किप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है ये पर्टिकुलर आर्टिकल। नेक्स्ट वीक हम जो हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है, जो आप लोग के लिए काम का हो जाता है, नेशन के पेज पे हम लोग आ जाते हैं। नॉट रेलेवेंट, स्किप कर सकते हैं हम इसको, ये सारे हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। आगे नॉट रेलेवेंट, नॉट रेलेवेंट। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, जरूरी नहीं कि हर न्यूज़ हमारे रेलेवेंट हो हर डे के हिसाब से। क्या ये सब रेलेवेंट है? नो नो। Pirelli calendar 2027 to be dedicated to India feature Raghu Rai Bose। जिन लोगों को नहीं मालूम, Pirelli कैलेंडर एक बहुत फेमस कैलेंडर होता है जो कि Pirelli कंपनी के द्वारा निकाला जाता है। इट इज मोर ऑफ अ मार्केटिंग थिंग, ये ज़्यादा अपने आप में एक मार्केटिंग टाइप की चीज़ होती है। Pirelli बहुत बड़ी कंपनी है, और अभी कुछ दिन पहले रघु राय जी की मृत्यु हुई है, जो कि इंडिया के एक सेलिब्रेटेड फोटोग्राफर थे। सो उनके बारे में Pirelli कैलेंडर उनकी फोटोग्राफ्स को फीचर करेगा। So you should know what is this. Then Met Gala, दुनिया का एक बहुत ही फेमस इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं मेट गाला। मेट गाला हमारे को कहाँ देखने को मिल जा रहा है? मेट गाला हमारे को देखने को मिल रहा है न्यूयॉर्क में, और इसका आपको मैं बता दूं कि रिलेट किससे करता है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट, आई रिपीट, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट, इससे रिलेटेड मेट गाला होता है, जिसमें कई सारे हिंदुस्तानी भी पार्टिसिपेट करते हैं। It is something like that, if you are participating in it then you have arrived kind of a thing, so you should know कि होता कहाँ पे, that is it. Then WHO, human to human hanta virus spread on ship pose low public risk। हंटा वायरस क्या चीज़ है, इस पे कल भी न्यूज़पेपर में कवर करा गया था। रोडेंट्स के द्वारा फैलाया हुआ ये एक बीमारी मानी जाती है, एक वायरस होता है जो एक खतरनाक वायरस है, इंसानों को बीमार करता है। केप वर्दे एक जगह पड़ती है, वहां पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कई सारे लोग बीमार हुए हैं, एक शिप वहां पे था, वहां पे बीमार हुए हैं। सो यू मस्ट नो, आज के पेपर में इतना डिटेल में नहीं है, पहले के पेपर में मतलब कल के पेपर में डेप्थ में दिया था इस टॉपिक के बारे में। यू मस्ट नो कि हंटा वायरस अपने आप में क्या चीज है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस हंटा वायरस, तो इसको आप लोग मार्क कर सकते हो पेपर में। आगे न्यू एसओपी फॉर एफडीआई नॉट 12 वीक डेडलाइन एंड फुली डिजिटल प्रोसेस। नाउ एसओपी का मतलब हो जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या ये आर्टिकल अपने लिए बहुत रेलेवेंट है? आई वुडंट से सो। एफडीआई क्या अपने आप में होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्म फॉर अस। और साथ ही साथ एफआईआई क्या होता है, साथ ही साथ एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर मैं आपको आम भाषा में बोलूं, जब कोई भी इंडिया के बाहर की कंपनी डायरेक्टली इंडिया में जमीन खरीदती है, फैक्ट्री लगाती है, इंडस्ट्री डालती है, उसको बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यह आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स की टर्म है, जो कि क्लैट, एलेट, जुडिशरी हर जगह पे रेलेवेंट हो जाती है। व्हाट अबाउट एफआईआई? एफआईआई हो जाता है जब विदेश की कोई कंपनी, इंडिया के बाहर की कोई कंपनी, इंडिया की किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाती है। डायरेक्टली इंडस्ट्री नहीं खोल रही, डायरेक्टली यहाँ पे फैक्ट्री नहीं डाल रही, डायरेक्टली जमीन नहीं खरीद रही, बट वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसको एफआईआई बोला जाता है। और एफआईआई और एफपीआई में ये डिफरेंस हो जाता है कि एफआईआई एक ग्रुप या कंसोर्शियम के द्वारा करा जाता है, ग्रुप ऑफ कंपनीज कर सकती हैं। एफपीआई एक इंडिविजुअल पोर्टफोलियो किसी व्यक्ति का वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सपोज ए अमेरिकन है और वो इंडिया की किसी कंपनी में एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और वो स्टॉक मार्केट के थ्रू ना करके डायरेक्टली कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो एफपीआई की कैटेगरी में जा सकता है। तो जिन लोगों को नहीं मालूम कि एफपीआई, एफआईआई, एफडीआई क्या है, आप लोगों को डेफिनेटली इसको रीड करना चाहिए, एग्जाम के लिए रेलेवेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट कोई और पर्टिकुलर न्यूज़ जो हमारे लिए रेलेवेंट, अब एक्सप्लेन पेज पर आ जाते हैं ना। एक्सप्लेन पेज पे जो हमारे लिए एक्चुअली काम के न्यूज़ है, वो आप लोग के लिए ये है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चाहे आप क्लैट का एग्जाम दे रहे हो, जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो, क्लैट एलएलबी,
जुडिशरी, एपीओ, किसी भी एग्जाम में इकोसाइड, व्हाट इज इकोसाइड? Ecocide, यहाँ पे लिखे definition, ecocide refers to worst harms caused to the environment by human actions, usually on major scale or affecting a huge area. So जब आप environment या ecology को harm करते हैं बहुत ज़्यादा बड़े level पर, तो उसको ecocide बोला जाता है. ठीक, मार्क करके रखो इसको. Ecocide, many international conventions, statutes deal with widespread environmental damage, even if they do not explicitly mention. So ecocide नहीं भी mention करते, तब भी कई सारे international स्टैट्यूट्स हैं, कानून है जो कहते हैं इकोसाइड एक गलत चीज होती है और उसके लिए आपको सजा मिलनी चाहिए. तो अगर मैं आपसे बोलूं इकोसाइड क्या होता है, इकोसाइड का मतलब होता है जब किसी देश के द्वारा कुछ ऐसा करा जा रहा है जिससे दूसरे देश में बहुत बड़े लेवल पर एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है. सो अगर मैं आपसे बोलूं कि कहाँ पे हो रहा है, इजराइल पे इल्जाम लग रहा है इस समय. इजराइल कहाँ ये कर रहा है? लेबनान में. इजराइल में एक और इल्जाम कहाँ लग रहा है? ईरान में उसने ऐसा करा. तो जैसे आपने कहीं पे बॉम्ब की वर्षा करी, आपने कहीं पे कोई वेपन्स यूज करे जिससे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को बहुत बड़े लेवल पर हार्म हो रहा है, तो उसको बोला जाता है आपने इकोसाइड करा है. सो यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ आर्टिकल. ये ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए बहुत ज्यादा काम का हो जाता है. और आज की डेट में मांग करी जा रही है कि इकोसाइड अलग से एक पूरी कैटेगरी बनाई जाए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, आईसीसी. आपने से जिन लोगों को आइडिया हो, आईसीसी का जो स्टैट्यूट है, रोम स्टैट्यूट, उसमें अलग से इसको जगह दी जाए. तो ये अपने आप में एक बड़ा उभरता हुआ कानून का क्षेत्र है, एंड यू ऑलमोस्ट नो अबाउट इट, whether you are taking CLAT LLB examination, ILIT, or for that matter judiciary or AP. Make sure that you read this article, very important. Okay, इसके बाद हम आगे चलते हैं. Any other article which is very relevant for us? No. As of now, स्पोर्ट्स पेज पे भी कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंट आर्टिकल हमारे लिए नहीं है. सो यहाँ पे हम लोगों का आज का इंडियन एक्सप्रेस में जो मेजर न्यूज़ है जो हमारे को कवर करनी थी एग्जाम की सेंस में, पढ़नी है आप लोगों को एग्जाम के सेंस में, वो समाप्त होती है. एज आई ऑलवेज टेल यू स्टूडेंट्स कि मैं आप लोगों को वही न्यूज़ मार्क कराता हूँ जो डायरेक्टली एग्जाम के लिए रेलेवेंट है. आई डू नॉट विश टू वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आप लोग के पास टाइम की कमी है अपनी तैयारी के लिए. अगर आपको जुडिशरी की तैयारी करनी है, एपीओ की तैयारी करनी है, या क्लैट एलएलबी या एलिट की तैयारी करनी है, then I have my academy with the name of Lex Losai in Lucknow. लखनऊ शहर में लेक्स लोसाई नाम से मेरी एकेडमी है. आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं 7706893121 इस नंबर पे, एंड यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर विद मी. अभी के लिए बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो. टेक केयर.